Okay. हेलो, माई सेल्फ सत्येंद्र तिवारी, आरवीएस कैंपस ऑनलाइन में आपका हार्दिक स्वागत है। योर ड्रीम इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आरवीएस कैंपस का एक ये लोगो है, आपको दिख रहा होगा। मैं सत्येंद्र तिवारी आपको बायो पोर्शन पढ़ाऊंगा। आपके जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उसमें जो जीव विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं उसको सविस्तार हम यहाँ अध्ययन करेंगे, थॉरो स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो आज मैं स्टार्ट करता हूँ आपके सामने जो जीव विज्ञान का बेस है, जो जीव विज्ञान का आधार है, कोशिका, सेल, उस पर हम डिस्कस करेंगे। बने रहिए चैनल पे और देखते रहिए। चलिए, तो आज स्टार्ट करते हैं हम कोशिका। कोशिका जो जीव विज्ञान का बेस है, आधार है, और यहीं से शुरुआत होती है जीव विज्ञान की। कोशिका, सेल। देखिए, जीव विज्ञान, जीव इसमें जुड़ा हुआ है, लाइफ, और ये कोशिका उसी को बनाता है। मतलब अगर जीवन है तो कोशिका से ही है। इतना मान के चलिए कि ये जो हमारी पृथ्वी है, इसी पे जीवन है और किसी ग्रह पे जीवन नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां ऐसे सर्कमस्टेंसेस या परिस्थितियां नहीं है। और अगर पृथ्वी पे जीवन है तो दो रूपों में है, एक जंतु रूप में, एक पौधे के रूप में मुख्यतः। बाकी तो हम धीरे धीरे स्टडी करेंगे अकॉर्डिंग टू विकेटर। क्या जंतु जगत को 5 जगत में विभक्त किया जाएगा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया वगैरह वगैरह। लेकिन अगर जीवन है, मैं यहां पे लिखता हूं, अगर जीवन है अगर जीवन है तो इसी कोशिका के कारण है। बगैर कोशिका के जीवन संभव नहीं है। तो आज की क्लास में कोशिका का बस केवल इंट्रोडक्शन होगा। बाकी आगे के लेक्चर्स में कोशिका के हम डीप में चलेंगे। जीवन अगर है तो दो रूपों में है, जैसा कि मैंने बताया पृथ्वी पे। पहला क्या, जंतु जगत है, यानी जंतुओं के रूप में है, और पादप जगत में पौधों के रूप में है, पौधा के रूप में है। ये पौधे के रूप में और ये जंतु जगत के रूप में। तो जंतुओं में भी कोशिका से ही जीवन है, पौधों में भी कोशिका से ही जीवन है। अगर जीवन को हम कहें कि जीवन नहीं कहाँ है, जो निर्जीव है, जैसे कि सपोज दैट ये हमारे पास में ये जो मार्कर है जिससे मैं लिख पा रहा हूँ, ये नॉन लिविंग है, इसमें जीवन नहीं है। मतलब ये कोशिका का नहीं बना हुआ है। जबकि मैं बोल पा रहा हूँ, मुझ में जीवन है, मैं सांस ले रहा हूँ, जो सजीव चीजें हैं सब कोशिका से ही बने हुए हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट करते हैं कोशिका। तो एक मैं आपको बताता हूं, कोशिका की परिभाषा आपने शुरुआती दौर में पढ़ा होगा, संरचनात्मक, क्रियात्मक, दो चीजें। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब अगर जीवन है तो संरचना यही कोशिका करेगा। और अगर जैसे सपोज दैट मैं यहां पे लिखता हूं कोशिका, कोशिका यानी कि सेल, सेल ने ही क्या बनाया हुआ है, जीवन। जीवन अगर है तो कोशिका से है। मैं आपको बताऊं ये को सेल कौन दिया, ये टर्म किसने दिया? एक साइंटिस्ट का नाम आता है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, ये है फादर ऑफ साइटोलॉजी। हम क्या पढ़ रहे हैं, साइटोलॉजी, साइटोलॉजी यानी कि कोशिका विज्ञान। कोशिका के अगर संदर्भ में हम जानकारी हासिल कर रहे होते तो वो कोशिका विज्ञान होता है, साइटोलॉजी। ओके, तो रॉबर्ट हुक, फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने ही कोशिका के बारे में बताया था। और मैं आपको बताऊं, कोशिका इतिहास अगर देखेंगे तो रॉबर्ट हुक को देखेंगे। क्लियर है ना? मतलब जैसे आज का पहला टॉपिक है कोशिका इतिहास। आखिर कोशिका को खोजा कैसे गया, कोशिका इतिहास, सेल हिस्ट्री। कॉमन सा एक क्वेश्चन है, कोशिका की खोज कब हुई? 1665, 1665 रॉबर्ट हुक ने खोजा था। ये जो टर्म है सेल, इस सेल को नाम देने का काम किया था किसने? रॉबर्ट हुक ने। एक्चुअली इसका नाम था सेलुला। क्या नाम था? सेलुला। और यही आगे चल के सेल हम पढ़ते हैं इसको, कोशिका।
एक्चुअली सेल का जो अगर हिंदी कन्वर्ट करेंगे तो छोटे छोटे कमरे, लिटिल रूम इसका मतलब होता है, लिटिल रूम। तो देखिए बात करेंगे रॉबर्ट हुक की। रॉबर्ट हुक 1665 इन्होंने एक माइक्रोस्कोप बनाया था। देखिए 1665 उतना ज्यादा विकास नहीं हुआ था, समझे क्या? 1665 में उतना ज्यादा विकास नहीं हुआ था। एक सूक्ष्मदर्शी था, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप 1665 में ही बना था। तो रॉबर्ट हुक ने एक खुद से एक सूक्ष्मदर्शी बनाया था। कैसा था वो? बिल्कुल इस तरह से। आपने इस तरह का फिगर देखा होगा, यहां लेंस लगा होता है, आंख से यहां पे देखते हैं, यहां स्लाइड लगा होता है, तो कोशिका को स्लाइड यहां पे देखा जाता है, फिर कोशिका दिखाई पड़ती है। तो रॉबर्ट हुक ने ऐसा एक सूक्ष्मदर्शी बनाया था 1665, और आप जानते हैं उसकी कैपेसिटी कितनी थी? महज 42 गुना। वो किसी भी सब्सटेंस को 42 गुना जूम करके दिखाता था। कौन? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, जिसको रॉबर्ट हुक ने 1665 में बनाया था। तो देखिए मैं आपको बताता हूं, 1665 में रॉबर्ट हुक ने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बनाया और उससे कोशिका की खोज की थी। जैसे वो लेबोरेटरी में काम कर रहे थे, लैब में काम कर रहे थे, मतलब लैब में आप जाओगे तो आपको इस तरह से बोतल दिखाई पड़ेगा, लेबोरेटरी वगैरह में इस तरह से बोतल दिखाई पड़ेंगे आपको। तो उसके ऊपर ढक्कन नहीं होता, उसमें क्या करते हैं, लकड़ी का टुकड़ा ऐसे कोन शेप में शंक्वाकार काट करके ऐसे उसमें लगा देते हैं और उसमें केमिकल रखा होता है। तो उनके प्रयोगशाला में ना एक लकड़ी का टुकड़ा ऐसे खराब हो गया था, टूट गया था, तो वहीं पे गिरा हुआ था। तो देखिए बोतल था, बोतल का ये कार्क का टुकड़ा, ओके, और वो गिरा हुआ था। तो उन्होंने क्या किया, अपने द्वारा जो उन्होंने सूक्ष्मदर्शी बनाया था, इसी लकड़ी के टुकड़े को एक स्लाइड बनाया। स्लाइड का मतलब होता है पतली से बारीक से एक परत काटी उन्होंने, और उसको यहां पे स्लाइड पे रख करके उस सूक्ष्मदर्शी से देखा। आपको पता है क्या दिखाई पड़ा रॉबर्ट हुक को? मधुमक्खी के छत्ते जैसी रचना दिखाई पड़ी। यू नो हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर। मधुमक्खी का छत्ता आप सबने देखा होगा, ये ऐसे मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा, तो उसमें ऐसे ऐसे चैम्बर बने होते हैं। तो जब के कार के टुकड़े को रॉबर्ट हुक ने अपने द्वारा निर्मित संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से देखा, उन्हें मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचनाएं दिखाई पड़ी। ध्यान देना, मधुमक्खी का छत्ता नहीं दिखाई पड़ा, मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचनाएं दिखाई पड़ी। ओके, तो उन्होंने प्रत्येक कमरे का नाम सेलुला दिया। क्या दिया? सेलुला। और यही सेलुला आगे चल के सेल कहलाया, जिसको हम कोशिका बोलते हैं। यानी कोशिका 1665 में, यही कोशिका 1665 में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से रॉबर्ट हुक ने बोतल के कार्क के टुकड़े को देखा था, पीस ऑफ कॉर्क। तो क्या दिखा था? अभी ये भी क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे एकेडमिक में या फिर कहीं भी, कि क्या देखा था संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से? कार्क के टुकड़े को देखा था। क्या दिखाई पड़ा था? हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, यानी मधुमक्खी के छत्ते जैसी रचना दिखाई पड़ी थी, और प्रत्येक कमरे का नाम सेलुला दिया गया था। सो एक क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट द ओल्ड नेम ऑफ सेल? कोशिका का पुराना नाम क्या है? तो कोशिका का पुराना नाम है सेलुला। सेलुला, यही सेलुला कोशिका है। तो ये जो टर्म है, ये जो शब्द है कोशिका यानी सेल, किसने दिया? रॉबर्ट हुक ने दिया फर्स्ट 1665 में। इसलिए फादर ऑफ साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान के जनक इनको माना जाता है। हालांकि जो कोशिका उन्होंने देखा था वो डेड थी, यानी वो मरी हुई कोशिकाएं थी। क्यों? क्योंकि ये लकड़ी का था। क्योंकि लकड़ी कभी पेड़ रहा होगा, लकड़ी कभी पेड़ रहा होगा, तो इसमें ये एलाइव सेल रही होंगी, जीवित कोशिकाएं रही होंगी। लेकिन ये लकड़ी को काट दिया गया, पेड़ कटा, उसको कोन शेप में बना करके इसके ढक्कन बनाया गया। इसका मतलब अब यहां की कोशिकाएं मृत थी, यानी निर्जीव थी। अब इसमें जीवन नहीं था, ये डेड सेल को देखा था। लेकिन पहली बार जीवित कोशिका को देखने का काम एंटोनी वॉन लुवेनहाक ने किया था। लेकिन सबसे पहले कोशिका का श्रेय, खोजने का श्रेय रॉबर्ट हुक को ही जाता है। तो चलिए देखते हैं।
कोशिका इतिहास में अभी तक आपने क्या पढ़ा? 3 चीजें आपने पढ़ी हैं। पहला क्या पढ़ा? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नाम आया है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। देखिए एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि जो लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में जिससे खून की जांच वगैरह की जाती है, या आपके स्कूल्स वगैरह में जो सूक्ष्मदर्शी होता है वो कौन सा होता है? वो प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी होता है, वो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता है, समझे क्या? लेकिन एक होता है इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, एक क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। इसका मतलब क्या है? ये किसी भी वस्तु को कई लाख गुना बड़ा करके दिखाता है। देखो मैंने क्या बताया था? मैंने आपको यह बताया कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की कैपेसिटी कितनी थी? मात्र 42 गुना। वो किसी भी माइक्रो सब्सटेंस को, सूक्ष्म पदार्थ को 42 गुना जूम करके दिखाता था। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप बनाया गया, नाल और रस्का ने उसको बनाया था, तो वह किसी भी वस्तु को कई लाख गुना बड़ा करके दिखाता था। जैसे 1 लाख अगर आप मानो, जैसे मैं आपको बताऊं ये माइक्रो क्या होता है, जैसे माइक्रोस्कोप नाम मैंने बोला, माइक्रोस्कोप का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए 1 मीटर की लंबाई ये रही, लगभग 1 मीटर की लंबाई यही होती है। चलिए इसको हम अगर 2 भाग में अगर काटते हैं तो हमको इतनी बड़ी लंबाई मिली, ये मिला। एक बार और इसको हमने आधा किया तो इतना मिला, एक बार और किया, यानी 4, 5, 20 बार करेंगे तो आपको देखना मुश्किल हो जाएगा कि कितना छोटा है। 20 बार नहीं, मैं आपको बताऊं, 1 के आगे 6 जीरो लगा दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्या हो गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 1 मीटर को अगर 10 लाख बार काटा जाएगा तो हमको जो लंबाई मिलेगी वो होता है माइक्रोमीटर, यानी म्यू उसको बोलते हैं। 1 म्यू मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 होता है, यानी 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻6, यानी 1 मीटर को 10 लाख बार काटा जाएगा तो म्यू मीटर मिलेगा, माइक्रोमीटर मिलेगा। और मैं आपको बताऊं, कोशिका उससे भी छोटा होता है। कोशिका, जो अमूमन कोशिकाएं होती हैं, वो 1 मीटर से भी छोटी होती हैं। चलिए मैं आपको अभी बताता हूं। नेक्स्ट, तो माइक्रोमीटर का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, ऐसे ही नहीं दिखने वाला। लेकिन पहला सूक्ष्मदर्शी जो बना था उसकी कैपेसिटी 42 गुना थी, वह किसी भी वस्तु को 42 गुना ही बड़ा करके दिखाता था। अभी क्या है, जो रॉबर्ट हुक ने देखा था क्या दिखाई पड़ा था? बना देता हूं, ये ऐसे स्ट्रक्चर, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, मधुमक्खी के छत्ते जैसा रचना उनको दिखाई पड़ा हुआ था, समझे क्या? और हम अगर एक को जूम करते हैं ऐसे, इसको अगर जूम करके बनाएंगे तो मिलेगा कि ये है प्लांट सेल, सपोज तो ये दूसरा सेल लगा हुआ है, तो कोशिका केवल इस पे फोकस करेंगे। तो ऐसे ऐसे चैम्बर वाइज देखा था, जैसे यहाँ ये चैम्बर, एक कमरा टाइप में देखा था। तो एक कमरे को मैं यहाँ, यही रॉबर्ट हुक ने देखा था। तो इसको अगर हम जूम करके और जूम करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये 3 परत का ऐसे आपको दिख पा रहा होगा। तो अभी हम क्या पढ़ते हैं? ये मध्यभित्ति, ये अंतर्भित्ति, कुल मिलाकर के ये कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति, हम पादप कोशिका यानी पौधों की कोशिका को ने देखा था कि जब इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप आया तो वो और जूम करके अंदर तक दिखाने लगा, अकॉर्डिंग टू नाल और रस्का, क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप बनाया और जब उस सूक्ष्मदर्शी की पावर बढ़ी तो और हम जूम करके देखने लगे, यानी इसके अंदर भी जो कुछ होता है वो भी हमको दिखने लगा। क्या दिखने लगा? इसके अंदर जो जीव द्रव्य होता है, कोशिका द्रव्य होता है, केंद्र द्रव्य होता है, कोशिका होते हैं, सब हमको स्पष्ट दिखाई पड़ने लगा। तो कोशिका पे हम पूरा का पूरा स्टडी करेंगे, 8-10 पार्ट में आपको वीडियो मिलेंगे और उसको आप ध्यान से पढ़िए, उसके नोट्स तैयार करते रहिएगा। आज हम केवल कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराएंगे कि कोशिका है क्या चीज, आखिर हम कोशिका क्यों पढ़ेंगे। तो अभी हमने क्या बताया आपको? हमने आपको यही बताया कि चाहे जंतु हो या पौधे हो, जंतु हो या पौधे हो, दोनों के दोनों कोशिका के ही बने होते हैं। यह कॉन्सेप्ट आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि कोशिका जीवन की इकाई बोलते हैं उसको। कोशिका जीवन की इकाई है, यूनिट ऑफ सेल, फंडामेंटल यूनिट ऑफ सेल, मूलभूत इकाई यही। अगर हम बने हैं तो कोशिका के बने हैं। इतनी बड़ी हमारी शरीर दिखाई पड़ रही है तो कोशिका मिलकर ऊतक बनाया है, ऊतक ने फिर अंग बनाए हैं, अंग ने फिर अंग तंत्र बनाए हैं और फिर अंग तंत्र ने एक शरीर बनाया हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए जो इकाई है जीवन की वो
ही है। आगे बढ़ते हैं। जंतु हो या कोशिका, पौधे हो, सभी कोशिका के बने हुए हैं। इसको इरेज करते हैं, आगे देखिए। अगला है आपका कोशिका। मैंने आपको बताया कोशिका सिद्धांत, अभी स्टार्ट करते हैं। कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। कोशिका इतिहास में हमने क्या पढ़ा? रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की। अपने द्वारा निर्मित संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से बोतल के कार के टुकड़े को देखा और उन्होंने हर कमरे का नाम, सूक्ष्मदर्शी से जब देखा, हर कमरे का नाम सेलुला दे दिया और वही सेलुला आगे चल के सेल कहलाता है, जो कोशिका कहलाता है। अब कोशिका सिद्धांत के लिए हमें दो वैज्ञानिकों का नाम याद करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। कौन कौन से? मैथियस स्लाइडेन, मैथियस स्लाइडेन, और दूसरा है थियोडोर स्वान, थियोडोर स्वान। चलिए मैं बताऊं, मैथियस स्लाइडेन थे ना, वो जंतु के वैज्ञानिक थे, वो जूलॉजिस्ट थे, और जो थियोडोर स्वान थे वो पौधों के वैज्ञानिक थे, यानी वो बॉटनिस्ट थे, पौधों के वैज्ञानिक थे। तो पौधे भी कोशिका के बने हैं, जंतु भी कोशिका के बने हैं। इस हिसाब से दोनों ने मिल करके कोशिका के लिए थ्योरी बनाया, यानी कोशिका सिद्धांत को दोनों ने मिल करके बनाया। दोनों ने मिलकर के क्या बनाया? कोशिका सिद्धांत। दोनों ने मिलकर के कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया। इन्होंने 3 सिद्धांत बनाया हुआ था। पहला मैं आपको बताऊं, जितने भी जीव हैं सभी कोशिका के बने होंगे, एक कोशिका के बने होंगे या अनेक कोशिका के बने होंगे, लेकिन बगैर कोशिका के जीवन संभव नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊं, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, क्लाइडोमोनास, प्लाज्मोडियम, ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक कोश की जीव हैं, एक ही कोशिका के हैं, या फिर ज्यादा, जैसे हम बहुकोश की जीव हैं, मल्टी सेलुलर हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब क्या है कि जितने भी जीव हैं, यहां हम लिख देते हैं जीवधारी, जीवधारी एक कोशिका के बने होंगे, एक कोशिका के बने होंगे या अनेक कोशिका के बने होंगे। यू नो, ऑल ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ वन सेल और मोर सेल, एक कोशिका या अनेक कोशिका, लेकिन बगैर कोशिका के जीवन संभव नहीं होगा। और दूसरा सिद्धांत क्या था? दूसरा सिद्धांत है क्रियात्मक इकाई जो होती है ना शरीर में, वो कोशिका ही होती है। फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ सेल ही होगा, यानी हम यहां लिख देते हैं क्रियात्मक इकाई, क्रियात्मक इकाई कोशिका ही है। चलिए तीसरा सिद्धांत जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो नई कोशिकाएं आती हैं ना, वो पुरानी जीवित कोशिकाओं से आती हैं। तीसरा सिद्धांत यही है, क्या? नई कोशिकाएं, नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती जीवित कोशिकाओं से आती हैं। देखिए ध्यान देना, जीवित कोशिकाएं, क्योंकि जो डेड हो जाएगा उसमें रिप्रोडक्शन नहीं होगा, वो नई कोशिकाओं का निर्माण नहीं करेंगे, जीवित कोशिकाओं से आते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे ये है एक सेल, जब इसमें ना कोशिका विभाजन होता है, ये कोशिका विभक्त होकर के 2 कोशिकाओं में बदल जाती हैं। जैसे एक कोशिका 2 कोशिकाओं में बदल गई, और फिर ये क्या करेगा, ये कोशिका भी 2 कोशिकाओं में बदलेगा, ये कोशिका भी 2 कोशिकाओं में बदलेगा। तो इस हिसाब से जो कोशिका 2 भाग में बदलता है उस कोशिका को बोलते हैं मातृकोशिका, मातृकोशिका, मदर सेल। और जो कोशिकाएं बनती हैं उसको बोलते हैं संतति कोशिका। क्या बोलते हैं? संतति कोशिका, डॉटर सेल बोलते हैं इनको, संतति, संतति कोशिका। तो मदर सेल डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल। जब मातृ कोशिका 2 कोशिका में बटेगा, वो आपका आगे का मैटर है कि उसको समसूत्री विभाजन बोलेंगे। और जब एक मातृ कोशिका 4 कोशिकाओं में बदलती है तो अर्धसूत्री विभाजन होता है। लेकिन जो ये कोशिका है ये पुरानी कोशिका से आया, जो ये कोशिका है ये पुरानी कोशिका से आया, और ये भी अपने पुरानी कोशिका से ही आया होगा, यानी कोशिका विभाजन करके। तो जो तीसरा सिद्धांत है, नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती जीवित कोशिकाओं से होता है, ये तीसरा सिद्धांत है।
तो आपने 3 सिद्धांत पढ़े, कौन कौन से? पहला, एक कोशिका से जीवन बनेगा या अनेक कोशिका से बनेगा, लेकिन कोशिका से जरूर बनेगा। दूसरा क्या है? क्रियात्मक इकाई, क्रियात्मक इकाई कोशिका ही होती है। तीसरा क्या होता है? जो नई कोशिकाएं होती हैं, जो नई कोशिकाएं होती हैं पुरानी कोशिकाओं से आती हैं, वो पुरानी कोशिकाओं से आती हैं। 3 सिद्धांत याद कर लीजिएगा अकॉर्डिंग टू मैथियस लाइडेन थियोडोर स्वान। कोशिका सिद्धांत किसने बनाया? मैथियस लाइडेन थियोडोर स्वान। चलिए मैं आपको एक बात और बताता हूं, आर विर्चो का नाम आपने सुना होगा। आर विर्चो, ये काफी बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। विर्चो, इन्होंने ना ओमनी सेलुला असेलुला, ये नीट लेवल का क्वेश्चन है। ओमनी सेलुला असेलुला यानी नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी जीवित कोशिकाओं से होता है, ये आर विर्चो का कथन है। चलिए ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कोशिका संरचना। अब हमने क्या पढ़ा? कोशिका इतिहास, कोशिका सिद्धांत, सेल हिस्ट्री एंड सेल थ्योरी। कोशिका इतिहास में क्या पढ़ा? रॉबर्ट हुक ने 1665 में बोतल के कार के टुकड़े को देखा। किससे देखा था? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से। उन्होंने खुद बनाया था। क्या दिखा था? मधुमक्खी के सदृश रचनाएं दिखाई पड़ी हुई थी, और उन्होंने प्रत्येक कमरे का नाम सेलुला दिया था, जो आगे चल के सेल कहलाया। ये तो था आपका कोशिका इतिहास। कोशिका सिद्धांत 2 वैज्ञानिकों ने मिलकर बनाया। कौन कौन से? मैथियस लाइडेन थियोडोर स्वान, भूलिएगा मत कभी इसको। उन्होंने सिद्धांत बनाया। क्या सिद्धांत? पहला क्या था? पहला सिद्धांत था उनका, प्रत्येक जीव का निर्माण एक कोशिका से होता है या अनेक कोशिका से होता है। दूसरा, क्रियात्मक इकाई कोशिका ही है। तीसरा, नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती जीवित कोशिकाओं से होता है। अभी का हमारा टॉपिक है कोशिका संरचना। कोशिका संरचना, सेल स्ट्रक्चर। देखिए, कोशिका को समझने के लिए पहले एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अपने दिमाग में ले आ लीजिए। जैसे कि मेरे पास सपोज दैट ये एक बैलून है, एक गुब्बारा है। यहां पे गुब्बारे को हमने बांध दिया, लेकिन बांधने से पहले हमने क्या किया? इसमें पानी भर दिया, पानी। और पानी में हमने क्या किया? छोटे छोटे दाने डाल दिए, मस्टर्ड के, सरसों के। और उसके बाद फिर हमने क्या किया? हमने ये काम किया कि एक बड़ा गुब्बारा लिया, इस छोटे वाले गुब्बारे को उसमें भर दिया हमने और इसको बांध दिया। और उसके बाद हमने एक काम किया कि इसमें भी हमने पानी भर रखा हुआ है, लेकिन इसमें जो पानी है वो थोड़ा हमने उसमें कलर मिला दिया। कौन सा? ये येलो कलर। ये भी पानी है, मतलब ये भी पानी है, इसके अंदर भी पानी है। लेकिन ये जो सिंपल पानी है, यानी सिंपल वाटर है जिसमें कोई कलर नहीं है, और ये जो पीले रंग का पानी है, दोनों में अंतर है। ये जो बैरियर है, ये छोटा वाला जो गुब्बारा है, इसने बैरियर बनाया हुआ है। यहाँ के पानी को यहाँ के पानी से मिक्सअप नहीं होने दे रहा है। और यहाँ पे हमने कुछ और भी मटेरियल यहाँ पे डाल के रखे हुए, इसको बांध दिया। अब इसी कॉन्सेप्ट को आप अपने सेल पे अप्लाई करो, कोशिका पे अप्लाई करो, कि कोशिका भी कुछ ऐसे ही होता है। जैसे क्या? इसके अंदर जो कुछ भी मटेरियल है बाहर नहीं निकल पा रहा है, या बाहर का कोई भी मटेरियल पदार्थ अंदर नहीं आने पा रहा है। मतलब ये एक बैरियर की तरह काम कर रहा है, एक दीवार की तरह काम कर रहा है। तो कोशिका भी अपने चारों तरफ दीवार से घिरा होता है। समझे क्या? जैसे एक कॉन्सेप्ट यहां पे ले लो, जैसे मैंने अभी अभी बताया था, पादप कोशिका चारों तरफ से घिरी है कोशिका भित्ति से, ठीक है ना? तो जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे एक बना दिया, एक स्ट्रक्चर हमने ऐसे बनाया कि चारों तरफ से ये कोशिका घिरी है। जैसे कि ये वाला मटेरियल इस गुब्बारे से घिरा हुआ है, कोई भी पदार्थ ना तो बाहर जा पाएगा ना तो अंदर जा पाएगा, क्योंकि बैरियर की तरह काम कर रहा है। जो कुछ भी है, पानी है, 2 रंग का पानी है, इसके अंदर क्या मटेरियल है, वगैरह वगैरह। वैसे भी कोशिका भी चारों तरफ से ऐसे घिरा होता है। समझे क्या? तो जैसे कि ये कोशिका है, कोशिका जो घिरा होता है, जो पादप कोशिकाएं होती हैं, जो वनस्पति कोशिका होता है यानी प्लांट सेल होता है, 3 परत से घिरा होता है। हमने उसका नाम क्या बताया था? कोशिका भित्ति। क्या नाम बताया था? कोशिका भित्ति।
सेल वॉल बोलते हैं इसको। और मैं आपको बताऊं, कोशिका भित्ति जो होता है ना, वो सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज, यू नो सेलुलोज, कॉम्प्लिकेटेड कार्बोहाइड्रेट है ये। कोशिका भित्ति, अब इसके अंदर ना कोई जा पाएगा और ना अंदर का कोई मटेरियल बाहर आ पाएगा, उसी तरह से काम कर रहा है जैसे एक गुब्बारा, समझे क्या? अब अंदर क्या है, अंदर का क्या है, अंदर जो कुछ भी है एक्स वाई जेड, उसको हम डीप में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इसका नाम हम दे देते हैं जीव द्रव्य। क्या नाम दे देंगे इसका? जीव द्रव्य। यहां देखिए, जीव द्रव्य। प्रोटोप्लाज्म, क्या नाम है इनका? प्रोटोप्लाज्म। हम पढ़ेंगे, डुजार्डिन ने खोजा, पुरकिंजे ने नाम दिया था इसका प्रोटोप्लाज्म। ओके, अकॉर्डिंग टू हक्सले, फिजिकल बेस ऑफ लाइफ, जीवन का भौतिक आधार है, हक्सले ने कहा था। इसको हम बाद में पढ़ेंगे। अभी क्या है कि कोशिका के अंदर जो कुछ भी भरा पड़ा हुआ है, अब इसमें क्या भरा पड़ा हुआ है आपने तो देखा, लेकिन इसके अंदर जो कुछ भी है वो है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य मतलब जीव द्रव्य, यही जीवन को बनाया है। जब तक इसमें जीवन होगा, मतलब जीव द्रव्य होगा, अगर इसमें ऐसे जीव द्रव्य भरा पड़ा हुआ है तो इसमें जीवन है, और ये सूख जाएगा तो जीवन समाप्त हो जाएगा। मैंने क्या बताया था कि एक पेड़ है, उसमें फोटोसिंथेसिस हो रहा है, प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, तो उसकी कोशिकाएं एलाइव है, जीवित है। पेड़ को काट दो तो उनकी कोशिकाएं मर जाएंगी, मतलब कोशिकाओं में क्या होगा, जीव द्रव्य उनका सूख जाएगा, तो वो हो जाएंगी, डेड हो जाएंगी, मर जाएंगी। तो जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। किसने कहा था? हक्सले ने कहा था। जीव द्रव्य का नाम किसने दिया था? पुरकिंजे ने दिया था। खोजा था किसने था? डुजार्डिन ने खोजा था। और ये होता कहां है? कोशिका भित्ति के अंदर। चलिए एक काम और देखते हैं, गुब्बारे को अब यहां से हटा देते हैं। ओके, तो ये तो है, ये जो कुछ भी है ये है पादप कोशिका, समझे क्या? और यही अगर हमें जंतु कोशिका बनाते हैं, क्योंकि जितने भी पौधे होते हैं सब वनस्पति कोशिका के बने होते हैं, और जितने जंतु होते हैं सब जंतु कोशिका के बने होते हैं। अभी स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि इस पृथ्वी पे जंतु हैं और पौधे हैं। जंतु भी कोशिका के बने हैं और पौधे भी कोशिका के बने हैं। जंतु जंतु कोशिका के बने हैं, पौधे पौधे की कोशिका के बने हैं। तो जानवरों में और पौधों में कुछ तो अंतर है, बहुत अंतर है। तो कुछ अंतर आपको कोशिका में भी देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं। जैसे सपोज दैट हमने यहां पे बनाया, एक ऐसा हमने बना दिया, ये एनिमल सेल, ये है जंतु कोशिका, ये है पादप कोशिका। देखिए आपको यहीं पे पहले अंतर दिख पा रहा होगा, यहां पे आपको 3 परत दिखाई पड़ रही है। पादप कोशिका 3 लेयर से कवर्ड है, घिरा हुआ है। जंतु कोशिका 1 परत से घिरा हुआ है। इसको बोलते हैं कोशिका कला। ध्यान देना, कोशिका कला। कौन? ये जंतु कोशिका चारों तरफ से घिरा होता है, पादप कोशिका चारों तरफ से कोशिका भित्ति से घिरा होता है। इसको थोड़ा सा हम ऐसे देखते हैं, ये है आपका जंतु कोशिका और ये रहा वनस्पति कोशिका, यानी कि पौधों की कोशिका। इसको रफली अभी ऐसे बना देते हैं। तो देखिए ये घिरा हुआ, ये किसका बना हुआ था? सेलुलोज का। किसका? सेलुलोज। इसको क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। क्या बोलेंगे? कोशिका भित्ति, सेल वॉल। ओके। और ये क्या है? ये कोशिका कला है, कोशिका कला। सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। कोशिका भित्ति जो है सेलुलोज की बनी हुई है, और कोशिका कला प्रोटीन और फास्फोलिपिड की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? प्रोटीन, फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड याद रखिएगा इसको, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन दोनों के अंदर, चाहे ये हो चाहे ये हो, चाहे जंतु कोशिका या पादप कोशिका, इसके अंदर जो कुछ भी है, यहां भी और यहां भी, उसको हमने क्या नाम बताया था? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म पुरकिंजे ने इसका नाम दिया था 1639 में। प्रोटोप्लाज्म, समझे क्या? अब देखिए मेरी बात को ध्यान से सुनो।
प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है, आपने दो प्रकार की कोशिका पढ़ी होगी, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। जैसे देखो यहां पर एक न्यूक्लियस है, एक केंद्रक है, और यहां भी एक केंद्रक है। केंद्रक का मतलब मैं आपको बताऊं, इसका नाम दे देते हैं केंद्रक। यहां भी है और यहां भी है न्यूक्लियस। रॉबर्ट ब्राउन ने इसको खोजा था, 1831 में खोजा था, ये बात की बात है। लेकिन अभी आप मान के चलो कि जीव द्रव्य को बीच में एक केंद्रक होता है जो केंद्रक कला से घिरा होता है। इसका हम नाम दे देते हैं केंद्रक कला। केंद्रक, हां, कला, ये कोशिका कला, ये केंद्रक कला। तो केंद्रक कला, कोशिका कला के बीच में कोशिका द्रव्य होता है, कोशिका द्रव्य। तो ध्यान देना, जीव द्रव्य और कोशिका द्रव्य में कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी है वो जीव द्रव्य है, और कोशिका द्रव्य कहां होता है? बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन। यानी कोशिका कला और केंद्रक कला के बीच में जो ये वाला एरिया है, ये कोशिका द्रव्य है। और कोशिकांग जो राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, जो कुछ भी होगा सब इसी में होगा। ओके, तो ये कोशिका द्रव्य का एरिया है। यहीं पे अंतःप्रद्रव्य जालिका, राइबोसोम, गाल्जी काय, लाइसोसोम सब यहीं पे होंगे। कहां होंगे? कोशिका द्रव्य में होंगे। लेकिन केंद्रक कला के अंदर जो केंद्रक द्रव्य है, यहां पे केंद्रकांग होंगे, जैसे गुणसूत्र वगैरह आपको यहीं पे देखने को मिलेंगे। तो मैंने क्या बताया आपको कि कोशिका चारों तरफ से घिरी होती है। जो पादप कोशिका होता है वो कोशिका भित्ति से घिरा होता है। जो जंतु कोशिका होती है वो कोशिका कला से घिरा होता है। कोशिका कला प्रोटीन और फास्फोलिपिड का बना होता है। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। और एक बात मैं और आपको बता दूं, सबसे बड़ा अंतर जंतु कोशिका पादप कोशिका में, जो कोशिका भित्ति होती है वो निर्जीव होती है, जबकि जो कोशिका कला होता है वो सजीव होता है, उसमें वो लिविंग होता है। ओके, चलिए अब दो कोशिका को आप ऐसे देखो, जैसे एक कोशिका ये और एक कोशिका ये। इस कोशिका में केंद्रक है, इस कोशिका में केंद्रक नहीं है। मेरी बात को समझो, ये है यूकैरियोटिक, मैं यहां पे नाम लिख देता हूं यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक कोशिका। और ये क्या है? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक। तो ध्यान दो मेरी बात को, जैसे यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, ये डिफरेंस बहुत बार पूछा जाता है। जैसे केंद्रक कहां पे होगा? यूकैरियोटिक में होगा। केंद्रक कहां अनुपस्थित होगा? प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होगा। और मैं आपको बताऊं, जो कोशिका द्रव्य में, जैसे सपोज दैट ये क्या है? ये है केंद्रक। क्या है ये? केंद्रक। केंद्रक कहां होता है? यूकैरियोटिक में होता है। और यहां कोई केंद्रक वंद्रक नहीं होता। और कोशिका द्रव्य ये रहा, यहां हम लिख देते हैं कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य, जैसे देखो कोशिका द्रव्य में मैं यहां पे बना देता हूं, जैसे ये ER, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी अंतःप्रद्रव्यी जालिका, यहां होता है यूकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक कोशिका में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। चलिए अगला मैं आपको दिखाता हूं लवक। ये ऐसे प्लास्टिड्स इसको बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण यही कराता है, हरित लवक, ठीक है ना। यहां पे होगा, यहां नहीं होगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका में लवक भी नहीं होता। अगला मैं आपको दिखाता हूं कि माइटोकॉन्ड्रिया, एक शब्द आप पढ़ोगे, कोशिकांग पढ़ोगे, माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया आपको यूकैरियोटिक में मिलेगा, यूकैरियोटिक में मिलेगा, लेकिन वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होगा। चलिए अगला एक देख लेते हैं, एक हम देख लेते हैं राइबोसोम। देखिए, ये देखिए राइबोसोम, छोटे छोटे, सबसे छोटा जो कोशिकांग होता है वो राइबोसोम होता है, और इस पे कोई मेम्ब्रेन नहीं होता। तो राइबोसोम देखिए यहां भी होगा और प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी होगा, लेकिन दोनों के राइबोसोम में अंतर होंगे। दो प्रकार के राइबोसोम होंगे, 70S 80S। तो देखिए ये जो राइबोसोम है ना, ये 80S वाला है, 80S याद रखिएगा। और जो प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम होते हैं ना छोटे छोटे,
वो 70s टाइप के होते हैं, 70s प्रकार की होती हैं। ओके, राइबोसोम जो है ना प्रोटीन सिंथेसिस करने का काम करेंगे, वो प्रोकैरियोट्स में भी होंगे और यूकैरियोट्स में भी होंगे। चलिए अगला मैं एक आपको कोशिकांग बताता हूं, गोल्गी एपरेटस यानी कि गाल्जी काय, गाल्जी सिस्टम इसको बोलेंगे, ठीक है ना। देखिए यहां पे है यूकैरियोटिक में आपको दिखाई पड़ेगा, क्या क्या दिखाई पड़ेगा, अंतःप्रद्रव्य जालिका, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय, लवक, सब दिखाई पड़ेंगे, यहां तक कि केंद्रक भी दिखाई पड़ेगा। लेकिन प्रोकैरियोटिक में ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि आपको ये कोशिकांग, एक कोशिकांग होता है और वो है राइबोसोम, जो भी 70s का होता है। और हां, प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए होता है, सिंगल होता है, एक डीएनए होता है। ओके, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक में 2 डीएनए होगा। कितना डीएनए होगा, 2 या 2 से ज्यादा। तो एक डीएनए कहां पे होगा, प्रोकैरियोटिक में होगा, और दो डीएनए या 2 डीएनए से ज्यादा कहां पे होगा, यूकैरियोटिक में होगा। तो आपको ना यूकैरियोटिक थोड़ा जटिल दिखाई पड़ रहा होगा, प्रोकैरियोटिक बहुत सरल सी कोशिका होती है। और मैं आपको बताऊं कि जीवाणु, ये देखिएगा आप, जीवाणु और नीले हरे शैवाल, नीले हरे शैवाल, नीले हरे शैवाल उदाहरण है प्रोकैरियोटिक के। देखिए प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, आद्य, पुराना, बहुत पुराना, और यू का मतलब होता है नया, न्यू। तो ये नई कोशिकाएं हैं और ये पुरानी कोशिकाएं हैं। जीवाणु की कोशिका इसी तरह की कोशिका की बनी होती है जो बहुत सिंपल होता है, उसमें सिंगल डीएनए होता है, 70s टाइप का राइबोसोम्स होता है, यानी कि न्यूक्लियोइड फॉर्म में होता है वो, ठीक है ना। और यूकैरियोटिक की कोशिकाओं में जटिल होता है, इसमें कोशिकांग और केंद्रकांग पाए जाते हैं। इसमें कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य अलग अलग होता है, क्योंकि जो केंद्रक कला होता है वो कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य को अलग करके रखता है, जबकि यहां ऐसा कुछ भी नहीं होता प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। ओके, ठीक है, आगे के लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे, देखते रहिए आरबीएस कैंपस की। धन्यवाद।